नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं रजनी मोरवाल जी की लिखी कहानी खाली पेट। आज फिर आधी रात गए। मेंद्री ऊआ करती हुई लंबी लंबी आहें भर रही थी। उसकी झोपड़ी से सटे हुए कोने वाले बंगले की मालकिन मन ही मन फिर कुढ़ रही थी। यह गंवार औरत ऐसे समय में भी अपना मुंह बंद नहीं रख सकती। कुछ ही देर में आवाजें आना बंद हो गई थीं, मगर मेंद्री की सांसों का तेज उफान मंद होते होते जब थमा तो ब्लाउज के बटन टाकती मेंद्री घाघरा ऊंचा किए मोहरी पर आ बैठी। मालकिन ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो सोसाइटी का चौकीदार गुमटी में बैठा ऊँग रहा था। जरा हरकत होते ही रिकॉर्डेड आवाज सा टेरने लगा, जागते रहो जागते रहो। 2-3 बार डंडा पीटकर पुनः ऊँगने लगा। कम वक्त खुद सोता है और सबको जागते रहो की गुहारे लगाता है। हर रोज सुबह सुबह बंगले के मालिकों से डींगे हाँकता फिरता है। डील टूट रहा है साहब। रात भर चौकीदारी कोई माँ का जना करके तो दिखाए। सबके बूते का काम नहीं है यह। वह तो मेरा शरीर बचपन से ही कसरती है सो। अपनी इसी रटी रटाई कथा को बाँचकर वह हर सुबह किसी न किसी बंगले के मालिक से चाय नाश्ते के पैसे हथियाने में कामयाब हो ही जाता है। बंगले के मालिकों को उसकी कथा सुनने के बजाय 10-20 रुपए देकर उससे पीछा छुड़ाना ज्यादा बेहतर लगता है। कई बार मेंद्री बीच रात को जब उठती है तो सोते हुए चौकीदार की जेब में जलती बीड़ी का ठूंठ डालाती है, और जब चौकीदार जलन से ज्यादा जलती हुई गालियां बकता है तो वह खी करके मुंह दबाए हंसते हुए अपने झोपड़े के भीतर भाग जाती है। नीम अंधेरे में इधर उधर पसरे मजदूर भी हंसने लगते हैं। उसकी इन्हीं ऊटपटांग हरकतों से बंगलों के नए नए जवान हुए लड़के भी मेंद्री की कारगुजारियों पर खीसे निपोरने से बाज नहीं आते हैं। इनमें से कई तो स्कूल कॉलेज आते जाते समय मेंद्री को देखकर मोटरसाइकिल का हॉर्न भी बजा देते हैं। भरी धूप में दिन भर ईंट गारा ढोती है, फिर भी मेंद्री की देह मलाई की तरह चिकनी पड़ी है। काया ऐसी सुडौल है कि बंगलों की मालकिनें भी ईर्ष्या कर उठती हैं। आने जाने वालों को नजर भर देख लेती है तो दुपहिया सवार रास्ते में खोदे गए गड्ढे को भी भूल जाते हैं। उन्हें गिरते वक्त उठते वक्त चौकीदार ऐसी ऐसी गालियों से नवाजता है कि सुनने वाले तौबा कर उठते हैं, मगर मेंद्री फिर भी दांत निकाल दिया करती है, जैसे जो भी कुछ अभी अभी गुजरा था वह किसी और ही की वजह से था। चौकीदार से ही सुना था कि मेंद्री की माँ एक दिन दोपहर के वक्त ट्रैक्टर की छाया में सुस्ता रही थी कि तभी उसे जचके की ऐंठन उठी थी। वहीं पर काम कर रही कुछ मजदूरिनों ने ट्रैक्टर पर चादर की आड़ लगाकर जिस लड़की को पेट से खींच डाला था वह मेंद्री ही है। रात गए मेंद्री का बापू जब दारू पीकर लौटा तो 5वीं लड़की के पैदा होने के गम में बौखला गया और रात भर उस ट्रैक्टर को गालियां दे देकर लाते मारता रहा था। वह ट्रैक्टर महिंद्रा कंपनी का था। बस तभी से जब तक बापू जीवित रहा वह मेंद्री को महिंद्रा की जनी कहकर लताड़ता रहा, जैसे मेंद्री उसकी अपनी नहीं वरन उस ट्रैक्टर की नाजायज औलाद हो। तभी से मेंद्री इस अजीब नाम की हकदार हो गई। मेंद्री की चारों बहनें बापू के जीवित रहते रहते आसपास ही ब्याह दी गई थीं। जब तक मेंद्री की माँ जिंदा थी मेंद्री मस्त रही, न काम न धाम, बस पूरे दिन धमा चौकड़ी करती फिरती थी। माँ ने बेटे की सभी कमी मेंद्री में पूरी कर ली थी। सारा दिन अपने हम उम्र मजदूरों के लड़कों के साथ पतंगों के पीछे दौड़ लगाती, सीटी बजाती। मेंद्री लड़कों से बिंदास होती गई। शर्म हया किसे कहते हैं वह जानती न थी। लोगों की फप्तियां उसे उनका मजाक लगती थीं। देह में जवानी की कलियां जब चटकने लगी तो सीमेंट गोरे के कीचड़ में खिलता यह कमल ठेकेदारों के जी को ललचाने लगा था। तभी मजदूरों की तनख्वाह का हिसाब किताब करने वाले विशेषर को वह भाग गई। बस फिर क्या था, मेंद्री की माँ ने जैसे तैसे मेंद्री को निपटाया और बेटी की जिम्मेदारी पूरी करके गंगा नहा ली थी। ब्याह के बाद तो मेंद्री और भी निखरती गई थी। उसका उजला रंग कुछ और भी खिल उठा था। विशेषर और मेंद्री की छोटी सी झोपड़ी प्यार के उजाले से नहाने लगी थी।
किंतु मैंद्री की हंसी ठिठोली में अब भी कोई फर्क नहीं आया था। उसकी अल्हड़ता पर विशेषर का और ज्यादा प्यार उमड़ता था। इस नए नवेले जोड़े के दिन यूं ही हंसते मुस्कुराते बीत रहे थे। बंगलों की सोसाइटी के बीचों बीच जमीन का एक चौकोर टुकड़ा बरसों से खाली व वीरान पड़ा था, जिस पर आसपास की कॉलोनी वालों ने कूड़े के ढेर लगा दिए थे। अचानक एक दिन वहां बुलडोजर चलने लगा। दिन रात सीमेंट, मिट्टी, गारे, चूने आदि के ट्रक भर भर आने लगे। लोगों के देखते ही देखते कुछ महीनों के भीतर ही वहां 10-10 मंजिला 4 ब्लॉक खड़े हो गए थे। उन दिनों मैंद्री और विशेषर यहीं काम करते थे और वहीं मैंद्री ने कोने वाले बंगले से सटाकर अपनी गृहस्थी भी जमा ली थी। कुछ ही दूर पर बोरी की ओट लगाकर नहाने धोने की एक छोटी सी मोहरी की व्यवस्था भी कर ली थी। दिन भर की थकी हारी मैंद्री जब नहाने जाती तो बंगलों की छतों से झांकते लौंडों को चौकीदार हड़काता था। मैंद्री थी कि इस नौटंकी का मजा लेने के लिए जोर जोर से बाल्टियां पटकती हुई अपनी ही रो में गाना गाने लगती थी। मैंद्री की इन्हीं हरकतों से आसपास के बंगलों की मालकिनों के नाक में दम होने लगता है। वे बेचारी अपने अपने पतियों को संभालें या नई नई मूछ उगाते अपने बेटों को। मैंद्री की वजह से आए दिन बंगलों के मालिकों को अपनी स्त्रियों से झिड़कियां खानी पड़ती थी। मैंद्री इन बंगलों की मालकिनों की आह की किरकिरी बनती जा रही थी। इस इलाके में पिछले कई बरसों से बनती आ रही ऐसी इमारतों के चलते यहाँ के रिहायशी लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता रहा है। पूरे इलाके में गर्द का अंबार लगा रहता है। पेड़ पौधों पर सीमेंट की धुंध जमी रहती है। ऑक्सीजन की कमी से वृद्धों को सांस लेने में दिक्कत होती है, सो अलग। वातावरण की अशुद्धि के चलते बंगला मालिकों को समाज के स्वास्थ्य की चिंता रहती थी, तो मैंद्री के रहते मालकिनों को अपने घर के पुरुषों की। एक आध बार तो मैंद्री को आंख दबाते उसका पति भी देख गया था। उसके बाद मरी को ऐसा कूटा था विशेषर ने कि उसके देह पर जगह जगह नील उभर आई थी। मैंद्री की ऐसी हरकतें अब विशेषर में उन्माद नहीं भरती थी। उस रात भर कराह कराह कर मैंद्री अपने मरे माँ बाप को याद करती रही थी और रुक रुक कर रोती रुकती और पुनः रोती रही थी। अपनी कुटी पिटी लुगाई पर अंततः खुद विशेषर को ही दया आ गई थी। वह मैंद्री को बाहों में लिए देर तक पुचकारता रहा, मनाता रहा और साथ ही समझाता भी रहा था। रात के पिछले पहर में फिर से मैंद्री की ऊँआ सुनाई दे रही थी, जैसे जख्मों का सारा रिसाव बहाव उस रात विशेषर के बूते ही हुआ था। कोने वाले बंगले की मालकिन की समझ उस वक्त धोखा खा गई थी कि मैंद्री प्यार में उसासे भरती थी या फिर दर्द में। अगली सुबह मजदूरी पर चढ़ने से पहले मैंद्री अपनी चित परिचित मुस्कान लिए कोने वाले बंगले के दरवाजे पर खड़ी थी। मालकिन कुछ पूछे उससे पहले ही उसने घाघरे को जोर से फटकारा और फिर उसको दोनों टांगों के बीच में दबाकर जमीन पर बैठ गई थी। उसकी गोरी चमड़ी पर जगह जगह नील उभरी हुई थी। उसकी हरकतों से परेशान होने के, आजिज होने के बावजूद भी मालकिन को आज उस पर दया आ रही थी। एक स्त्री दूसरी स्त्री के सुख से ईर्ष्या कर सकती है, किंतु उनके दुख जब आपस में मिलते हैं परस्पर साझे हो जाते हैं। चुपचाप चाय का कप उसकी ओर बढ़ाते हुए बंगले की मालकिन बोली, ऐसी नादानियां छोड़ दे मैंद्री, आदमी तो मारेगा ही। वह मुस्कुरा दी, मगर उसकी आंखों में तैर रही नमी ने सब कुछ उगल दिया। वह सिर्फ इतना ही बोली कि अम्मा कोई दर्द की दवा हो तो दे दो। चाय के साथ दवा गटक कर मैंद्री कुछ देर यूं ही फर्श को ताकते हुए चुपचाप बैठी रही, जैसे दवा के असर होने तक अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कर रही हो। वह फिर उठकर गेट की ओर चल दी। बंगले से बाहर निकलती मैंद्री को देखकर चौकीदार फिस्से से हंस दिया और कड़ी हो आई धूप में भी आदतन बोला, जागते रहो। मैंद्री ने एक उदासी भरी खिलखिलाहट बिखेर दी, जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि इस वक्त वह उस बूढ़े चौकीदार का मन रखने के लिए यूं ही हंसी हो। उसके साथ ही गेट पर उपस्थित कोने वाले बंगले की मालकिन भी हंस पड़ी थी। अक्टूबर नवंबर माह में छमाही परीक्षाओं के चलते बंगलों की छतों पर शाम होते ही पढ़ने वाले लड़कों के गुट लगने लगते हैं। मैंद्री अब भी आधी आधी रातों को उठकर मोहरी पर बैठती है, किंतु इस बार वह लगातार ओकती रहती है। एक दिन ठेकेदार मैंद्री से कह रहा था कि पेट वाली औरत से ज्यादा बोझ उठवाकर नरक में जाना है क्या।
सो ठेकेदार ने महेंद्री को आधी दिहाड़ी पर काम करने की मंजूरी दी थी। यहाँ का काम बारिश से पहले निपटने के आसार लग रहे थे। सो विशेषर नई साइट पर काम के जुगाड़ में लग गया था। एक तो सामने आती महेंद्री की जज की, दूसरा मुंह उठाए खड़ी वर्षा ऋतु। मजदूर की किस्मत तो टुकड़ों में बटी रहती है कि किसी भी परिस्थिति में उसे जीवन से तालमेल बिठाना ही पड़ता है। जीवन स्वयं आगे बढ़कर उसकी परिस्थिति से सुलह कभी नहीं करता। करो या मरो का नारा ही किसी मजदूर को जिंदा रखता है। जिस क्षण इस नारे की सांस टूटी, समझो उसी पल से झोपड़ियों की कमजोर छतों में टपकने के आसार पैदा हो जाते हैं। यही सोचकर महेंद्री बढ़ते पेट के साथ भी आधी दिहाड़ी पर काम करती रही। ऐसी विकट परिस्थिति होते हुए भी सीढ़ियां चढ़ते समय महेंद्री गुनगुनाना नहीं भूलती थी। लेकिन अब उसके गाने मस्ती भरे न होकर दर्द को छलावा देने की प्रक्रिया से लगते थे। लोगों का कहना था कि अलमस्त महेंद्री न आदतों से बदली न चाल से। उस दिन वर्षा की पहले ही बौछार थी। ठेकेदार सभी मजदूरों को जल्दी जल्दी काम करने के लिए बुरी तरह से हकाल रहा था। वर्षा होने से पहले वह छत की अंतिम परत निपटा देना चाहता था। महेंद्री सिर पर तगारी रखे सीढ़ियां चढ़ रही थी। ऊपरी सीढ़ी पर पहुंचने ही वाली थी कि ऐसी फिसली, फिर तो लुढ़कते हुए पेट के बल आकर जमीन पर चित्त पड़ी। बेहोश महेंद्री की गोरी गोरी जांघों पर से रक्त की धार बहती हुई नीचे तक आ रिस रही थी। उसका घाघरा उल्टा पड़ा था। कुछ पल के लिए सब कुछ ठहर सा गया था। बस कुछ सुनाई दे रहा था तो चारों ओर मशीनों का शोर चित्कार कर रहा था। सीमेंट पुते चेहरे लिए अन्य मजदूर इस स्थिति से स्तब्ध थे, या शायद अपने ही साथी पर आने वाले बुरे दिनों की दस्तक को भाप रहे। इधर से ठेकेदार दौड़ पड़ा तो छत पर पढ़ाई करते लड़के भी नीचे दौड़े। बंगलों की मालकिनें कपड़ा साड़ी चादर जो भी हाथ आया लेकर महेंद्री की तरफ दौड़ी। बिना बोले ही बंगले के मालिक अपनी अपनी कारें निकाल लाए। उस रात फिर बंगलों की सफ़ेद बत्तियां और झोपड़ियों की पीली बत्तियां रात भर जलती रहीं। चौकीदार रात भर मोहल्ले के चक्कर काटता रहा। उसकी टेर एक बार भी नहीं टूटी। लड़के रात भर छत पर पढ़ते रहे। बेशेसर बंगले के मालिकों की मदद के बदले हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करता रहा। 3 दिन बाद महेंद्री खाली पेट और सोनी आंखें लिए अस्पताल से लौट आई। अब उसने अपनी झोपड़ी के बाहर बनी मोहरी को गाढ़े रंग के कपड़े से अच्छी तरह ढक लिया, जिसका कोई सुराख छत की ओर नहीं खुलता। आते जाते लड़कों की मोटरसाइकिलों के हॉर्न भी अब सुनाई नहीं देते। इधर महेंद्री का बंगलों में आना जाना बढ़ गया है। मालकिनें उसे बड़े प्यार से खिलाती पिलाती हैं, तो आते जाते वक्त बंगलों के मालिक मुस्कुरा देते हैं। आजकल चौकीदार राह में जब भी महेंद्री को मिलता है, अपनी सुलगती हुई बीड़ी हाथों में छुपा लेता है, फिर फिस से हंसकर कहता है, जागते रहो बिटिया। अभी आप सुन रहे थे रजनी मोरवाल जी की लिखी कहानी खाली पेट।